हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर क्या है कि मैं क्लास 9 के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ टाइम के अभाव की वजह से। तो इस वजह से उन बच्चों के लिए स्पेशल ये क्लास मैंने स्टार्ट किया है कि क्लास 9 के बच्चे हमसे साइंस पढ़ सके, इसलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है। कि आज का टॉपिक जो है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो पहले पदार्थ के बारे में हम जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं उसको लेकर के हम आपको बताने जा रहे हैं। पदार्थ को ही द्रव्य या मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ का नाम ही एक अलग नाम है। पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, और अंग्रेजी में बात करें तो इसे मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं तो बात करें कि पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वह है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो और जिसका ज्ञान हम कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि पदार्थ वह है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका ज्ञान हम पदार्थ हुआ है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ वह है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं हम पहले कि सपोज करिए कि ये पदार्थ है, अगर इसको मापा जाए तो इसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान आएगा। अच्छा, इसको अगर हमने हथेली पर रखा है तो ये स्थान भी घेर रहा है। इसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु तो आ नहीं सकती, इसका मतलब ये स्थान घेर रहा है। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेर रहा है, और इसका अर्थ ये है कि ये पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो वो सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी, वो सभी की सभी, लगभग सभी वस्तुएं जो है वो स्थान घेरती हैं, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वो सभी की सभी आपकी क्या कहलाएंगी, पदार्थ कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्थान घेरा हुआ है, दीवार को घेरा हुआ है, तो दीवार के स्थान, इसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु नहीं रख सकते। ठीक है ना, दीवार पर और चाहे कोई दूसरी वस्तु रख ले तो नहीं रख सकते, इसका मतलब कि ये स्थान घेरी हुई है। ठीक है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। मार्कर का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, स्थान घेर रही है। कॉपी, किताब, बुक्स, पेन, पेड़ पौधे, मनुष्य खुद ही स्थान घेरे हुए हैं, हम पृथ्वी पर स्थान घेरे हुए हैं। और भी सारी चीजें जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, अब जैसे की बात कर दें तो जैसे हो गया किताब, बोर्ड, ठीक है, ईंट, ठीक है, इत्यादि। ऐसे नाम लेंगे तो बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे।
सीधी सीधी बात करें अगर, तो जैसे क्या हो गया कि सीधी सीधी बात करें तो हम कह सकते हैं जीव जंतु जहां पर भी हैं वो तो स्थान घेरे ही हैं, चाहे वो वस्तु सजीव हो, सभी सजीव वस्तुएं या निर्जीव वस्तुएं सभी की सभी क्या होंगी, पदार्थ कहलाएंगी। जहां भी होंगे स्थान घेरी हैं, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो वो सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये देखें कि क्या पानी पदार्थ है कि नहीं है, जल पदार्थ है कि नहीं। तो चेक करते हैं, क्या जल स्थान घेर रही है, जल स्थान घेर रही है, और क्या क्या उसमें द्रव्यमान होता है। तो पहली बात, पानी में द्रव्यमान होता है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि पानी को अगर मापा जाए तो उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, स्थान भी घेरती है, जैसे जिस किसी भी टब में मान लो कि किसी पाइप में पानी को भरा जाए, बहुत ज्यादा पानी भर दिया जाए किसी पाइप में, तो क्या होगा, पाइप फट सकती है। बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी भरा जाए तो स्थान घेर रही है, जगह ले रही है, तभी तो फट जाएगी। ठीक है, तो स्थान भी घेरती है, द्रव्यमान भी होता है। ठीक है ना, तो पानी भी पदार्थ कहलाएगी, जैसे पानी हो गया, पानी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, अच्छा वायु की बात करें तो वायु भी पदार्थ कहलाती है। आप कहेंगे कि सर वायु पदार्थ होगी, सर स्थान तो नहीं घेरती, बस वायु में हम खड़े हैं, वायु के स्थान पर हम खड़े हैं, ये तो स्थान नहीं घेर रही है। तो बिल्कुल बेटा, स्थान घेर रही है, वायु भी स्थान घेरती है। कैसे घेरती है स्थान, इसको जरा समझाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब बैलून में वायु को भरते हैं, जब बैलून में आप वायु को भरते हैं तो आपको पता चलता होगा कि बैलून बड़ा होता जाता है। अगर वायु स्थान नहीं घेरती तो क्या बैलून बड़ा होता, नहीं होता, जाहिर सी बात है। यानी इसका मतलब है कि बैलून बड़ा हो रहा है तो बैलून में वायु स्थान घेर रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें भार होता है। आप कहोगे सर भार कैसे, अब तो आप बताइए कि भार कैसे होता है उसमें। तो मैं बताता हूँ भार कैसे होता है। आप खाली सिलेंडर देखे होंगे, खाली सिलेंडर का अगर मापेंगे तो उसका वजन कम होता है, लेकिन वही सिलेंडर भर दिया जाता है, उसमें गैस भर दी जाती है तो आपको वो भारी लगता है। इसका मतलब क्या है कि वायु में भी भार होता है। ठीक है ना, तो वायु में भार होता है, इसलिए यह पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, तो आपने ये सारी बातें जानी कि वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर उत्पन्न ये हो जाती है, तो हम तो इतना पढ़ लेते हैं, इतनी तो कॉमन सी बात है, सब लोग पढ़ाते हैं, इतनी तो कॉमन बात है कि आप इतनी बात पढ़ लेते हैं। नई बात इसमें क्या है, नई बात ये है बेटा कि किसको पदार्थ नहीं कहेंगे और किन वजह से नहीं कहेंगे। ठीक है, तो किसको पदार्थ नहीं कहेंगे, जैसे पदार्थ कौन नहीं हो सकती है, विच मैटर किसे पदार्थ नहीं कह सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो किसे पदार्थ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पदार्थ नहीं है, मेरा टॉपिक है पदार्थ नहीं है। नहीं है, क्या पदार्थ नहीं है, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रकाश पदार्थ नहीं है। आप कहोगे सर प्रकाश पदार्थ नहीं है, कैसे इस बात को प्रमाणित करेंगे हम, कैसे इस बात को सिद्ध करेंगे कि प्रकाश पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करना है इस बात को कि प्रकाश पदार्थ नहीं है, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश को ले लीजिए, मेरा एक प्रयोग है। ठीक है, अक्सर मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूं कि एक प्रयोग है जिससे आप किसी भी वस्तु को चेक कर सकते हैं कि वो पदार्थ है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक बैलून देता हूं, ठीक है, अब उस बैलून में किसी भी वस्तु को भर के चेक कर सकते हैं कि वो पदार्थ है या नहीं। अगर बैलून बड़ा होता है तो स्थान घेर रही है, अगर उसे तराजू पर रख देते हैं, अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उसमें भार है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, भार है यानी कि क्या है कि द्रव्यमान है। भार बेटा मैंने शब्द कह दिया तो आगे टॉपिक में आएंगे। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान और भार एक ही चीजें नहीं होती है, भार और द्रव्यमान में अंतर है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग राशियां हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, पहले प्रकाश की चर्चा करते हैं कि प्रकाश पदार्थ क्यों नहीं है। एक बैलून ले लेते हैं और उस बैलून में हम क्या करते हैं कि एक टार्च जला लेते हैं और टार्च को जला करके बैलून को तराजू पर रख देते हैं। क्या टार्च जलता रहेगा तो क्या बैलून बड़ा हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होता है। टार्च जला के बैलून को रख दिया तो बैलून बड़ा ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश स्थान नहीं घेर रही है। दूसरी बात यह है कि अच्छा लंबे समय तक अगर रखे रहे तो क्या बैलून का द्रव्यमान बढ़ जाता है? क्या बैलून का द्रव्यमान भी नहीं बढ़ता। आप कहोगे सर द्रव्यमान तो नहीं बढ़ता, तो द्रव्यमान नहीं बढ़ता इसका मतलब कि वो स्थान उसके पास द्रव्यमान नहीं है। ठीक है ना,
तो प्रकाश के पास न ही द्रव्यमान है न ही स्थान घेर रही है, अतः इसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे। ठीक है ना, जनरली एक छोटा सा प्रयोग है। इसी प्रकार से ध्वनि के साथ प्रयोग कर सकते हैं कि ध्वनि, एक गाना लगा दीजिए, है गाना लगा दीजिए अरिजीत सिंह का गाना लगा करके बैलून में रख दीजिए मोबाइल को, और चेक करिए कि कब बैलून बड़ा हो रहा है। बैलून बड़ा हो जाता है क्या? स्थान नहीं घेरती है भाई, ध्वनि स्थान नहीं घेरती है, और ध्वनि स्थान नहीं घेरती है इसका मतलब कि ध्वनि पदार्थ नहीं है। ठीक है, जितनी भी प्रकार की बेटा ध्वनि लिखें और ऐसे एक एक को एक्सप्लेन करें तो एक लाइन में सीधी मैं बात बता दे रहा हूं, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो सभी के सभी पदार्थ नहीं कहलाएंगी। ठीक है, वो पदार्थ नहीं कहलाएंगे, वो पदार्थ के रूप में नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि ऊष्मा जो है या ध्वनि जो है या प्रकाश जो है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा ही द्रव्यमान में बदलती है और द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। ये आइंस्टीन जी का बड़ा प्रयोग रहा है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये जिस अवस्था में है ये पदार्थ की अवस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो ये पदार्थ में नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जा ये सभी पदार्थ नहीं है। ऐसे हमारे अंदर भाव भी है, जैसे हमारे पास हैप्पीनेस, हमारा भाव है ये, ना तो ये स्थान घेर रहा है और ना ही इसमें कोई द्रव्यमान है। क्या 5 किलो का भाव है आपका, है ना, 5 किलो का भाव है, नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा भाई। हमारे जो भाव है वो क्या है कि जैसे भाव का कहने का क्या आशय है, भाव कहने का आशय है ये बेटा कि भाव कहने का आशय ये हो गया कि जैसे हमारे अंदर खुशी, हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, ये सभी के सभी भाव हैं, बस ये पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें पदार्थ नहीं होती हैं। बाकी इत्र वगैरह होते हैं तो इत्र पदार्थ है, वो स्थान घेरते हैं। ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, स्थान घेरते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें थी पदार्थ से रिलेटेड। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की अवस्था, बहुत सारे बच्चे इस बात को कहते हैं कि पदार्थ 5 प्रकार का होता है या पदार्थ 3 प्रकार का होता है। वो प्रकार बोलते हैं बेटा। पहली बात तो आपको ये समझ लेना कि पदार्थ की ये प्रकार नहीं है, पदार्थ की ये अवस्थाएं हैं। पदार्थ क्या प्रकार तो हैं ही, लेकिन पदार्थ की इनको अवस्थाएं हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक बात समझाता हूँ। जैसे क्या है, पदार्थ को कईयों भागों में बांटा गया है, कई रूपों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे कि सर किसको माने कि हम ये पदार्थ इतने ही प्रकार के होते हैं? तो बेटा इसमें एक आपको बात समझनी होगी, साइंटिफिक रीजन है इसमें, थोड़ी सी एक बात समझनी होगी। जैसे क्या है, पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि एक अवस्था के आधार पर पदार्थ को विभाजित करने जा रहा हूं मैं, वैसे ही पदार्थ को जो है चालकता के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे चालक, सुचालक, कुचालक होते हैं, है ना। शुद्धता के आधार पर विभाजित किया जाता है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थ हो गए, है ना। चालकता के आधार पर 3 प्रकार के, शुद्ध चालक, कुचालक और अर्धचालक, तो ये कई प्रकार के हो गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद से क्या है कि पारदर्शिता के आधार पर विभाजित किया जाता है पदार्थ को। पारदर्शिता के आधार पर विभाजित करेंगे तो पदार्थ जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी। ठीक है ना, तो पारदर्शिता के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इनट्रांसपेरेंट, ठीक है, और क्या है कि मतलब अल्प पारदर्शी, ठीक है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट। तो ऐसी बातें बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो पदार्थ में हम किस गुण की व्याख्या करने जा रहे हैं? तो पदार्थ की अवस्था की बात करने जा रहे हैं, और अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है ना, 5 टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, या ऐसे बोले या फिर कह सकते हैं पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। सही वर्ड तो यही है बेटा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से 2 अवस्थाएं अभी अपूर्ण हैं, उनकी बहुत ज्यादा विशेष जानकारी अभी ज्ञात नहीं हुई है, तो उनके बारे में ज्यादा आपको वर्णन नहीं मिलेगा किताबों में, लेकिन थोड़ा सा वर्णन हम भी करेंगे उसके बारे में। लेकिन 3 अवस्थाएं इनमें से प्रमुख है, 5 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं प्रमुख है, जिनका वर्णन हम करेंगे। जैसे पहली अवस्था हो गई बेटा ठोस, पहली अवस्था हो गई ठोस, दूसरी हो गई द्रव, तीसरी हो गई गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है,
चौथी अवस्था होती है इसकी प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था होती है बीईसी, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस बोलते हैं। ठीक है, बोस-आइंस्टीन नाम है, कंडेंसेंस में संघनित होता है। ठीक है ना, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस, ये 5 अवस्थाएं। ठीक है ना, तो 3 अवस्थाएं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, इनकी बात करें, ठोस, द्रव और गैस की बात करें, तो ये तीनों जो अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है आपको, क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं की संपूर्ण जानकारी हो चुकी है। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है, जबकि प्लाज्मा और बीईसी जो 2 अवस्थाएं बची हुई हैं, प्लाज्मा और बीईसी 2 अवस्थाओं के बारे में अभी बहुत विशेष जानकारियां नहीं प्राप्त है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां हम लेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत चीजें जान सके। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा वीडियो मैं यहीं पर ब्रेक करूंगा। ठीक है बेटा, क्या है कि थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, इतनी चीजों को एब्जॉर्व करिए। यहीं पर वीडियो मैं ब्रेक करूंगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। बेटा क्या है कि ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं, आप जानते हो बेटा, ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं, और आप परिभाषा रट लेते हो और इसमें चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते। इनमें साइंटिफिक रीजन क्या है, कैसे ठोस के आयतन, आकार सब निश्चित होते हैं। ठीक है ना, तो ठोस के आयतन, आकार निश्चित होते हैं, जबकि द्रव के आयतन और आकार निश्चित, द्रव के आकार निश्चित नहीं होते हैं, जबकि आयतन निश्चित होते हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है? और दूसरी बात है कि गैस के आयतन और आकार न निश्चित होने का क्या कारण हो सकता है? इसमें एक नई बात सीखेंगे, एक नया चीज सीखेंगे, और कुछ ज्यादा साइंटिफिक रीजन के हिसाब से सीखेंगे। नॉर्मली तो सब लोग जानते हैं कि इसमें आकर्षण बल ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, इनके कण पास पास होते हैं, इनमें आकर्षण बल ज्यादा लगता है, इसलिए इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। और इनमें क्या होता है कि थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, कि महत्वपूर्ण बात ये आप जानोगे कि आयतन निश्चित होने के लिए क्या होना चाहिए, आकार निश्चित होने के लिए क्या होना चाहिए, आखिर में कौन से गुण परिवर्तित हो रहा है, तो इसका आकार निश्चित नहीं हो रहा है। और ऐसा कौन सा गुण इसमें परिवर्तित हो रहा है जिससे इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और एक साइंटिफिक रीजन से एक महत्वपूर्ण बात ये भी जानेंगे आप कि ठोस पदार्थ में और द्रव या गैस या किसी भी अवस्था की बात करें, तो इन अवस्थाओं में जो है अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। अणुओं के बीच की दूरी अगर कम है, जैसे ठोस में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, तो अणुओं के बीच की दूरी कम है, तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि इनका आकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है भाई? ऐसा क्या केसेस होंगे कि बीच की दूरी कम होने से आकर्षण बल ज्यादा कार्य करते हैं? ये सारी बातें साइंटिफिक रीजन पर जानेंगे। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद। ठीक, नमस्कार दोस्तों। आज का जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। कल आपको बताया गया था कि पदार्थ की जो होती हैं वो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से 3 अवस्थाएं बहुत ही प्रमुख हैं। ठीक है, उन 5 अवस्थाओं के नाम हमने आपको बताए थे कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, इनमें आज का जो टॉपिक है ये ठोस अवस्था के बारे में। आज हम जो है ना कि इन सभी अवस्थाओं के विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ये अवस्थाएं है क्या, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था जो है आपकी वो ठोस है। सबसे पहली अवस्था का नाम क्या है? ठोस। तो मैं ठोस के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन करता हूं। मैंने एक लाइनिंग लिख रखी है कि ऐसे पदार्थ जिनके अणु अत्यंत पास पास होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अणु क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, तथा जिनका आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके अणु अत्यंत पास पास होते हैं और जिनका आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, ये तो कहानी सभी लोग बताते हैं आपको, आप ये जानते भी होंगे। ठीक है, इसमें क्या नई बात सीखोगे, यहां पर बात करनी है हमको। जैसे बहुत सारे बच्चों को मन में ये डाउट हो जाता है बेटा कि निश्चित होने का क्या अर्थ है। निश्चित होने का मतलब है मान का फिक्स रहना, बदलना ना। कोई मान अगर 9 बदले तो वो फिक्स है,
जैसे इसकी लंबाई निश्चित है, इसकी लंबाई बदल रही क्या? मैं ज्यादा लिख दूंगा तो इसकी लंबाई बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी भाई। तो ये नहीं बदलेगी, तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई निश्चित है। फिलहाल इसकी लंबाई निश्चित है। अगर गलाए ना और भी को तोड़े ओड़े ना तो इसकी लंबाई निश्चित है, ठीक है ना। वैसे क्या लिखने से इसकी लंबाई, हाँ, थोड़ा सा साइंटिफिक दिमाग लगा रहे होंगे अगर आप, तो आपको लग रहा होगा कि सर लिखते लिखते घिस जाएगा, लंबाई छोटी हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है बेटा, कवर लगाया इसे, कवर लगाया तो लंबाई ऐसे तो नहीं घिस रहे हैं, तो लंबाई इसकी वही है जो प्रारंभ में है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि निश्चित होने का मतलब है फिक्स होना, मान का 9 बदलना बेटा, इसका मान नहीं बदले उसको हम कहते हैं, उस राशि को कहते हैं वो राशि निश्चित है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आयतन निश्चित होता है और इनका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होने का अर्थ ये हो गया बेटा कि इनको किसी भी प्रकार के पॉट में, किसी भी प्रकार के बर्तन में रखते हैं तो ये अपने जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे, चाहे यहां रखे तो, चाहे इधर रखे तो, चाहे किसी बर्तन में रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके आकार में। ये जिस आकार के, जैसे मेरा मार्कर का आयतन और आकार दोनों निश्चित है। अब इसको आप कहीं भी लेकर चलिए, यही रहेगा, ठीक है ना। कहीं पर लेकर जाइए भाई, इसका आकार निश्चित है, इसी आकार का रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ये गोलाकार हो जाएगा या बेलनाकार हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, कोनिकल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इनका आयतन निश्चित है, आयतन नहीं, सॉरी, आकार निश्चित है, आकार नहीं बदलना, ठीक है। आयतन निश्चित होने का मतलब क्या है बेटा, ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आयतन निश्चित होने का मतलब है क्या होगा, जरा ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने परिभाषा पढ़ी होगी, किताबों में परिभाषा दी होती है। आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु जो है स्पेस में जितना स्थान घेरती है उसी को हम आयतन कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा मैं थोड़ा सा इससे अलग बता करके अलग तरीके से समझा रहा हूं, शायद आपने इस बात को सुना तक नहीं होगा, लेकिन शायद मैं जो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको कि जिससे आपको आयतन की पूरी फीलिंग आ जाएगी और आयतन के से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आप आसानी से इजीली हल कर सकते हैं। जैसे आयतन का मैं अपना एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, मैंने खुद इससे बनाया है जिससे आपको आयतन समझने में आसानी होगी बेटा, ठीक है ना। आयतन समझने में आसानी होगी। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, कहीं पर आप लिख मत दीजिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि कहीं लिख दीजिएगा कि सर्वजीत सर का ये नियम है, लिख देते हैं आयतन की परिभाषा यही है, तो ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। लिखने के लिए बेटा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैं बस इतने के लिए बता रहा हूं आयतन, ताकि आप खुद से फील कर सको, आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करने में इस बात को महसूस कर सको और आयतन को विचार कर सको, समझ सको, ठीक है, इसकी फीलिंग आ सके अंदर, इसलिए मैं बस बता रहा हूं। आयतन क्या होता है बेटा कि आयतन जो होता है, ऐसे समझना है आपको कि आयतन जो होता है वो मटेरियल होता है। जितने मटेरियल से कोई पदार्थ मिलकर बना होता है वो सभी मटेरियल की जो माप होती है वो आयतन कहलाती है। उन सभी मटेरियल की जो माप होती है वो आयतन कहलाती है, ठीक है ना। तो आयतन को ऐसे ही समझना है। जैसे क्या होता है बेटा कि आप आगे चल के मेंसुरेशन पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि एक गोला है बड़ा सा, उस गोले को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे गोले में गलाकर पिघला करके बदल दिया जाता है। अब बताइए कि छोटे गोले की रेडियस कितनी होगी। तो हम क्या करते थे उस समय कि बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे छोटे गोलों का आयतन, छोटे छोटे गोलों का आयतनों का योग, ठीक है। तो दोनों के आयतनों का योग करके और छोटी सी रेडियस के बारे में हम गणना कर लेते थे, छोटे वाले गोले की रेडियस के बारे में गणना कर लेते थे। तो ऐसा क्यों करते थे बेटा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जब पदार्थ को गला रहे हैं वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट अपना लागू होगा आयतन का। जब पदार्थ को बेटा गला रहे हैं तो मटेरियल नहीं खत्म होगा, मटेरियल खत्म नहीं होगा। गला दिए, पदार्थ की अवस्था बदल गई, मटेरियल उतना का उतना ही है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा गोला रहे या छोटा गोला रहे, छोटे छोटे गोलों में विभाजित करिए, मटेरियल तो आपने निकाला नहीं या डाला नहीं तो आयतन परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े गोले के आयतन को छोटे गोले के आयतन के बराबर रखते हैं। चाहे ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं बेटा कि एक जो है, एक क्या है, सिलेंडर है, आई मीन बेलन है, उस बेलन को क्या करते हैं कि एक गोले में रूपांतरित कर देते हैं। तो कहता है कि गोले की त्रिज्या बताइए। तो ऐसा भी हो सकता है वो दोनों के आयतन सेम होंगे, अगर मटेरियल कम अधिक नहीं किए तो दोनों के आयतन सेम होंगे, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो आयतन का यहाँ पर मतलब आपको समझना है, सीधा सा आयतन का मतलब समझना है कि आयतन का मतलब होता है कि वो पदार्थ कितने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ये सीधा सा मतलब आपको समझना है। अगर आपने इतनी छोटी सी मतलब को समझ रखा है
तो आपको इन पूरे टॉपिक्स को समझने में कोई असुविधा नहीं होगी, और साथ ही साथ पूरी मैथमेटिक्स में जहां भी आयतन से संबंधित प्रश्न होंगे उनको समझने में आपको असुविधा नहीं महसूस होगी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा कि वे पदार्थ जिनके अणु अत्यंत पास पास होते हैं तथा जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को ठोस कहते हैं। जरा सा मैं बताता हूं, बनाता हूं इनकी स्ट्रक्चर को। एक्चुअल में ये मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ होगा बेटा, लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसमें बहुत सारे मात्रा में अणु होंगे। ठीक है, तो मैं इनके अणु को लेता हूं, ऐसे मान लेते हैं कि बहुत पास पास इनके अणु होंगे। ऐसे थोड़ा सा छोटा बन रहा है, इसलिए बेटा थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। इनके एकदम पास पास जो होंगे अणु होंगे। ठीक है, तो ये ठोस पदार्थ है, इनके अणु एकदम पास पास है। आपको दिख रहा होगा कि इनके अणु एकदम पास पास है, बहुत ही ज्यादा इनके अणु पास पास है। मैं जल्दी बना देता हूं इनको। ये ठोस हो गए और इनके अणु हो गए। ये क्या है बेटा? इनके अणु है। अणु कहिए या फिर इनके कण कहिए। कण तो कई अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये अणु कहिए या कण कहिए, इनके कण है। ठीक है, इनके कण बहुत पास पास होते हैं या फिर इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। ठीक है ना। तो ठोस पदार्थों के अणु जो होते हैं एकदम पास पास होते हैं। पास पास होने से क्या होगा? पास पास है तो क्या बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि पास पास होते हैं बेटा, जिससे इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो पास पास होने में ऐसा क्या कंडीशन आ जा रहा है कि इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाते हैं। ठीक है ना। पास पास होने से क्या ऐसी घटना घटित हो जा रही है कि इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जा रहा है। तो इस पर कहानी समझते हैं। ठीक है, तो उसको कहानी को समझने से पहले बेटा कुछ आवश्यक जानकारी आपको चाहिए, जिसके बारे में मैं बताता हूं। यहां देख रहे हैं कि अणुओं के बीच में ये सारे अणु है, इनके बीच में ये खाली स्थान है। यहां से मैं एक एरो निकाल देता हूं। ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बेटा अंतरा आणविक स्थान। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक 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 स्थान कहते हैं। स्थान कहते हैं, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, है ना। तो इनको अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अब देखिए बेटा क्या है कि इसके बीच में दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है ना, जो फ्री स्पेस बचा हुआ है, उसी खाली स्थान को ही हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। कोई आपसे पूछ ले कि अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, तो आप सीधे से जवाब देंगे कि दो अणुओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये दो अणुओं के बीच खाली मध्य में जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये स्थान जो है आपके अंतरा आणविक स्थान कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा कि अच्छा क्या है कि यहां पर मैं इनमें से कोई दो अणु निकाल लेता हूं। कोई दो अणु निकालूंगा, इनके बीच में बहुत थोड़ा सा स्थान होगा बेटा, थोड़ा सा स्थान। यही स्थान जो है अंतरा आणविक स्थान कहला रहा है। या फिर आप इधर इधर जो भी गैप दिखाई दे रहे हैं आपको, उन सबको भी अंतरा आणविक स्थान कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत अणु पास पास होंगे, अणु जब पास पास होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अणु के पास होने से इनके बीच खाली स्थान की संख्या क्या होगी? बहुत कम होगी। तो इनके बीच खाली स्थान जो होंगे वो बहुत ज्यादा कम होंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, जिनसे इनके बीच अंतरा आणविक स्थान का मान कम होता है। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस का मान क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा? इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस का मान कम हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा जरा देखते हैं। तो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस का मान कम होता है, तो इनके बीच में देखिए, इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक। अंतरा आणविक बेटा हिंदी पर मत जाना मेरे, बहुत तेज है हिंदी हमारी। अंतरा आणविक आणविक स्थान, हिंदी पर मत जाइएगा, हिंदी तेज है। हिंदी लिखने नहीं आती बेटा, साफ बात है, इंग्लिश भी लिखने नहीं आती। ठीक है, अंतरा आणविक स्थान। कभी हिंदी इंग्लिश पर टिप्पणी कमेंट मत कर देना भाई आप लोग। ठीक है ना। हिंदी अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है बेटा, बस मैथ साइंस आते हैं। ठीक है ना, मैथ साइंस में थोड़ा बहुत आते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए अंतरा आणविक स्थान की बात करें तो अंतरा आणविक स्थान क्या होता है कि अंतरा आणविक स्थान तो बता दिया ना, दो या दो से अधिक अणुओं के बीच
खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं। ठीक है ना, ये जो अणु दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में जो खाली स्थान बचे हुए इन्हीं को अंतराणविक स्थान कहते हैं। ठीक है, अब अंतराणविक सॉरी यार यहाँ गलत लिख दिया, अंतराणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है ना, तो ये टॉपिक है अंतराणविक आकर्षण बल का। ठीक है, अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है कि दो परमाणुओं के मध्य या दो अणुओं के मध्य लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, आकर्षण बल को, दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं बेटा, अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। क्लियर, तो दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अंतराणविक आकर्षण बल मैंने लिख दिया है कि दो अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है। बेटा इतनी सारी बातें आपको ने पढ़ी होगी, आपको पढ़ाया गया होगा, सभी टीचर्स आपने पढ़ाए होंगे। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी कुछ नया हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें नया क्या है बेटा। पहला सवाल ये उठता है यहां पर कि बेटा अंतराणविक आकर्षण बल क्या है। ये तो आप जानते हो कि दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लेकिन मेरा सवाल यहां उत्पन्न होता है कि दो अणुओं के बीच आकर्षण बल क्यों लग रहा है, या ये आकर्षण बल कहां से है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहां से लिया गया, क्या कारण हो सकते हैं। तो बेटा इस पर जो है ना, इस पर जो है न्यूटन बाबा का एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन बाबा का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। बाबा बहुत पुराने हैं इसलिए नाम दे दिया बाबा। ठीक है, तो न्यूटन बाबा का इस पर एक्सपेरिमेंट है बेटा। ठीक है, तो न्यूटन जी का एक्सपेरिमेंट क्या है इस पर, तो इस पर न्यूटन जी ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद से आपने को पता है कि न्यूटन जी का एक नियम बड़ा फेमस है, सभी बच्चों को पता होगा। न्यूटन जी का नियम है सेब का गिरना, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल की खोज, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज। सब लोग कहानी सुने हैं न्यूटन बाबा के नियम, आज उपयोग कर लेते हैं, उन्हीं नियमों का उपयोग कर लेते हैं, है ना। तो न्यूटन बाबा का ये नियम जो फेमस है उसी का उपयोग करेंगे बेटा। न्यूटन जी ने एक बात कही थी, फटाक से कोई पूछे कि न्यूटन जी ने क्या बात कही थी, तो आप कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था न्यूटन जी ने। कहते क्या नियम था उनका, कहते दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों पदार्थों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो यही बात फटाक से रिपीट कर देंगे, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात आप छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपको समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। एक छोटी सी न्यूटन जी की बात आप छोड़ देते हैं। न्यूटन जी ने एक बात कही थी बेटा कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, न्यूटन जी ने कहा था ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वह एक दूसरे को आकर्षित करती है, वो एक आकर्षण बल आरोपित करती है। ठीक है, और उसी बल को हम कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। सॉरी न्यूटन जी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहां पर मैंने आकर्षण बल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी बल को। न्यूटन जी का क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, न्यूटन जी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के में कहा था, उस नियम में पहले बताया था कि संसार में वो सभी वस्तुएं जिनके पास खुद का ग्रेविटेशन है, जिनके पास द्रव्यमान है, जिनके पास द्रव्यमान है, वो अपने द्रव्यमान के कारण दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। यानी कहने का आशय ये है बेटा कि आपको एक इंपॉर्टेंट बात अभी नहीं पता होगी, शायद न पता हो आपको, कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल मास के कारण लगते हैं, द्रव्यमान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी के क्रोड में लावा वगैरह मटेरियल जो है गलित अवस्था में, इनके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। दैट्स नॉट गुड। ठीक है, ये बेटा इसके कारण नहीं काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका वो मास के कारण काम करता है, द्रव्यमान के कारण काम करता है। ठीक है ना, यानी जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान होगा उसके बीच आकर्षण बल लगेगा। फिर कहोगे कि सर आपके ऊपर भी लग रहा होगा, आपके पास द्रव्यमान है। बिल्कुल मेरे ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? दीवार लगा रही है, ये बोर्ड लगा रहा है मेरे ऊपर आकर्षण बल। फिर सर आप बोर्ड में चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं, दीवार में चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्या है, क्यों नहीं चिपक रहा हूं मैं? इसका कारण ये है बेटा कि ये जितने बल से हमको खींच रहा है,
तो भाई इसके पास भी तो कुछ द्रव्यमान है, उतने ही बल से मैं भी इसको खींच रहा हूं। जितने बल से दीवार मुझको खींच ली उतने ही बल से मैं भी उसको खींच रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी द्रव्यमान है, मेरे पास भी द्रव्यमान है। तो दोनों समान बल से एक दूसरे को खींच रहे हैं बेटा, और दोनों का परिणामी बल जो है वो शून्य हो जाता है। इस वजह से ना तो हम उसके पास जाते हैं ना तो वो मेरे पास आती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। अब समझना है आपको, ठीक है ना। अब जबकि कहोगे कि सर तब पृथ्वी जो है हमको खींच लेती है, हम तो मार्कर को खींच ले रही है, तो बेटा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है। अब पृथ्वी का जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, हमारे द्रव्यमान की तुलना हम बहुत कम गुरुत्वाकर्षण लगा पाएंगे। हमारे द्रव्यमान की तुलना में पृथ्वी का ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगाएगी। इस पर जब लेक्चर होगा बेटा, जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तब इस पर विस्तृत जानकारी देंगे हम आपको कि ग्रेविटेशन में क्या है। ठीक है ना, ज्यादा टॉपिक से भटकते नहीं है। तो यहां पर न्यूटन जी का जो नियम था, गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन जी ने कहा था कि ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुएं जिनके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो ये बात है बेटा कि इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसका कारण ये है कि ये दोनों द्रव्यमान है, इन दोनों के पास क्या है? द्रव्यमान है, और इन दोनों के पास द्रव्यमान है तो इन पर एक आकर्षण बल लगेगा, और इस आकर्षण बल को हम यहाँ पर अंतरा आणविक आकर्षण बल के नाम से जान रहे हैं। न्यूटन जी के ने एक नियम भी दिया था, और नियम के आधार पर जो इनका सूत्र आया था वो आया था G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये न्यूटन जी का सूत्र रहा। इस सूत्र में आप एक बात समझेंगे बेटा, इसमें एक बात समझेंगे कि जैसे जैसे, अच्छा ये बताओ कि r का मान अगर 2 रखें और ये मान सारे फिक्स हो तो भाग देंगे तो कुछ मान आएगा। अगर 10 रख देंगे तब तो मान कम हो जाएगा भाई। 10 रखेंगे इतने में ही भाग देंगे 2 का तो ज्यादा मान आएगा, 10 का भाग देंगे तो कम मान आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई कि आर का मान बढ़ा रहे हैं, आर का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो एफ की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है। यहाँ 10 रखे हैं तो इसका मान कम आएगा, यहाँ कम रखेंगे मान इसका मान ज्यादा आएगा, यहाँ कम मान रखेंगे यहाँ ज्यादा, यहाँ कम। इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे जैसे दोनों परमाणुओं के बीच या दोनों अणुओं के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लगने वाला बल जो होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे बल क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि करीब आएंगे तो बीच की दूरी कम होगी, और बीच की दूरी कम होगी तो इसका मान ज्यादा। ठीक है, तो ये कंडीशन है बेटा कि इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। कारण ये है कि अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? कम होता है, और आर का मान कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इनमें क्या होता है कि बेटा अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इनका अंतरा आणविक स्थान कम होने के कारण आकर्षण बल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो इनमें आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं बात को। ठीक है, तो इतनी बात हमने आपको बता दी कि ऐसे पदार्थ जिनके अणु अत्यंत पास पास होते हैं और जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है उनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस में मैंने कुछ परिभाषाएं बता दी, अंतराणविक स्थान किसे कहते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं। हमने ये बता दिया बेटा कि अंतराणविक आकर्षण बल आया कहां से, किसके कारण आकर्षण बल काम कर रहा है, ये बात बता दी न्यूटन जी के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा अंतराणविक स्थान हमने समझा दिया, ये सारी बातें समझा दी है। इनमें स्थान कम होता है, एक ओरल भाषा में जो सभी लोग समझा देते हैं वही बात मैं समझा देता हूँ। फिर से एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड, ताकि हम ये जान सके आयतन और आकार निश्चित क्यों होते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैंने पूरी कहानी नहीं बताई क्यों निश्चित होते हैं, अभी तो मैंने बस ये चीजें समझाई हैं, इनके कुछ टर्म समझाया ताकि उस वहां तक पहुंचा जा सके। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा कि मैंने आपको बता दिया अंतराणविक स्थान क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है। ठीक, अब बेटा क्या होता है कि एक बात यहां पर समझनी है, गतिज आणविक सिद्धांत, और इसी के आधार पर जब व्याख्या करेंगे तो हम ये जानेंगे कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। ठीक है, गतिज आणविक सिद्धांत, गतिज आणविक गतिज आणविक सिद्धांत, गतिज आणविक सिद्धांत क्या है?
इसको समझेंगे तब जाकर के हम ये जानेंगे कि इनका आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। ठीक है ना। तो पहली बात मैं बता दूं आपको कि आपको यहीं पर बता दिया जाता है बेटा इतना लिखवा दिया जाएगा, ये फिगर बना दिया जाएगा, ये सारी बातें समझा दी जाएंगी और आपको एक बात बता दिया जाएगा यहाँ पर कि बेटा इनके अणु पास पास होते हैं, जिनके इनमें क्या होता है अंतराणविक स्थान कम होता है। अंतराणविक स्थान कम होने के कारण इनमें आकर्षण बल कम होता है और आकर्षण बल कम होने के कारण बेटा जो होते हैं ये बहुत ही तेजी से बधे होते हैं और तेजी से बधे होने के कारण इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। यही चीजें मैं भी बताऊंगा, लेकिन इनमें से एक खास बात बताऊंगा बेटा जिससे ये समझ सको आप कि कब आयतन निश्चित होगा, कब आकार निश्चित होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज कर देता है बेटा। इतनी सी कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज हो जाते हो द्रव में, और द्रव में ये नहीं समझ पाते कि इसका आयतन निश्चित क्यों है और आकार अनिश्चित क्यों है। अब इतनी सी बात अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी। ठीक है, तो मैं इसी को समझाने के लिए गतिज आणविक सिद्धांत बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी सी बात आप कह देंगे, काम चल जाएगा। काम चलने भर का तो पर्याप्त है बेटा। सारी अपने मन से फीलिंग आने के लिए, अपने समझने के लिए, अपने अंदर की फीलिंग्स लाने के लिए पूरी जानकारी चाहिए आपको। बाकी कहने के लिए तो इतना पर्याप्त है, कोई काट नहीं सकता बेटा इसको, कोई काट नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कि ये सही नहीं है। ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है बेटा। ऐसे पदार्थ जिनके अणु अत्यंत पास पास होते हैं और जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराणविक स्थान कम होता है और इनमें अंतराणविक आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके अणु बहुत दृढ़ता से बंध जाते हैं, बहुत तेजी से, शीघ्रता से, बहुत ज्यादा बल से बंध जाते हैं। और बंध जाने के कारण ये कहीं निकल के जा नहीं पाते, और जा नहीं पाते इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, ये बात होती है, इसलिए इनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। इतनी बात आप कह सकते हैं। ठीक है, इनमें भी कुछ स्पेशल बात जोड़नी है, थोड़ी सी बात जोड़नी, एक लाइन का शब्द जोड़ूंगा, मतलब चेंज हो जाएगा, तीनों एक ही बात समझ में आ जाएगी। एक लाइन जोड़ूंगा, ठोस द्रव गैस तीनों क्यों निश्चित नहीं होते हैं, क्यों होते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो यहां से मैं बात कर दूं, पहले मैं बात कर लूं बेटा कि गतिज आणविक सिद्धांत क्या होते हैं। गतिज आणविक सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो गतिज आणविक सिद्धांत क्या होता है पहले मैं इसके बारे में बताता हूं। क्या सर नया सिद्धांत कहां से ला देते हैं बेटा? क्या है, पहले हमारे जमाने में इन चीजें बताई जाती थी, आपके जमाने में बेटा शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ कर दी गई है, सिलेबस शॉर्ट कर दिए गए बेटा, ये सब चीजें हटा दी गई है। ठीक है, तो गतिज आणविक सिद्धांत आप समझते हैं, किताब के हिसाब से पढ़ेंगे बेटा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। बहुत ज्यादा अच्छी किताबें नहीं रह गई हैं बेटा, बहुत ज्यादा जानकारी, जो अच्छी अच्छी जानकारी थी, जो बेसिक जानकारी थी, जिनसे आप आगे समझ सकते थे, वो सभी जानकारियां हटा दी गई हैं। तो बेटा मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से समझिए बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर बहुत सारी चीजों की व्याख्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ बेटा कि जैसे मटके में रखा द्रव बिना ठंडा किए ठंडा क्यों हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक के बाहर, कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजर से निकालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के बाहर पानी कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस जो है। अच्छा, ये भी जान जाएंगे बेटा, इसी के आधार पर गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर जानेंगे कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में कैसे बदल जाता है, द्रव से गैस में कैसे बदल जाता है। ठीक है, और गैस से द्रव में कैसे बदलेगा और द्रव से ठोस में कैसे बदलेगा। यानी संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, निच्छालन, कोई भी अभिक्रिया हो, समझ रहे हैं, कोई भी प्रकार की प्रक्रियाओं, सबका अध्ययन जो है इसी पर आधारित है और सबके बारे में एक्सप्लेनेशन गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर हम करके आपको बताएंगे बेटा। ठीक है ना। तो गतिज आणविक सिद्धांत पहले क्या होता है कि तो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये परिभाषा बेटा किसी किताब में मिलेगी नहीं, हमारे जमाने में भी इसकी परिभाषा नहीं बताई जाती थी। ठीक है, लेकिन इसकी एक परिभाषा है, सीधी सी बात भाषा में समझिएगा, बहुत सरल वे में मैं आपको बताऊंगा। गतिज आणविक सिद्धांत किसे कहते हैं भाई? गतिज आणविक सिद्धांत क्या होता है? तो गतिज आणविक सिद्धांत जो है बेटा वो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। गतिज आणविक सिद्धांत किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर, किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर उनके भौतिक गुणों की व्याख्या ही गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। उनके भौतिक गुणों की व्याख्या ही क्या कहलाता है? गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। मैंने क्या बताया, ऐसे देखिए समझिए, मैंने क्या बताया कि किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर, अणु जो है जैसे गति करेंगे
किस प्रकार से गति कर रहे हैं उस पदार्थ में अणु, अणुओं की गति के आधार पर उनके भौतिक गुणों की व्याख्या ही गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर उनके भौतिक गुणों की व्याख्या ही गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। मैं लिख देता हूं, किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, तो मैं नहीं लिखता हूं, आप लिख लेंगे। किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर भौतिक गुणों की व्याख्या करना ही, उस पदार्थ के भौतिक गुणों की व्याख्या करना ही गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब समझिएगा, कह रहे हैं सर कि आप भौतिक गुणों की व्याख्या, भौतिक गुण क्या है सर? अरे भाई भौतिक गुण क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब इत्यादि की गणना करने की बात कर रहे हैं भाई। इनके अणुओं की गति के आधार पर इनके ताप की गणना करेंगे, दाब की गणना करेंगे, इनके आयतन की गणना करेंगे, आकार की गणना करेंगे, क्षेत्रफल की गणना करेंगे, लंबाई की गणना करेंगे, जो भी गणना करना होगा, जिस प्रकार की वस्तु होगी उस प्रकार की गणना करेंगे। उसी गणना को ही हम क्या कहते हैं? गतिज आणविक सिद्धांत कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है बेटा, कि अगला जो टॉपिक आपका होगा गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। क्या होगा? गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। तो आप हेडिंग डाल लेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर, आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। ठीक है, बस इतना रहने देते हैं, टाइम ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है। कल इसको पढ़ेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या, ठीक है। खुश रहिए, जय हिंद, वी प्राउड एन इंडियन।